हेलो स्टूडेंट्स। हम नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमने अपनी पिछली यूनिट में एटम्स को काउंट करना सीखा, राइट। जैसे हमने कहा कि अगर आपके पास 12 ग्राम कार्बन है तो उसमें कितने एटम्स हैं कार्बन के? 6.022 इंटू 10⁻23। हमने ये जाना पिछली यूनिट में। अब हम जानेंगे कि ये जो इतने एटम्स हैं कार्बन के, उन एटम्स की स्ट्रक्चर कैसी है, वो अंदर से दिखते कैसे हैं। इस यूनिट में हम ये जानेंगे। ओके बच्चों, अगर मैं एटम वर्ड की बात करूं, एटम वर्ड, तो एटम वर्ड एटोमोस से आया है। लैटिन लोग एटोमोस वर्ड यूज करते थे ऐसी चीज के लिए जो इतनी छोटी है कि उसे तोड़ा नहीं जा सकता, राइट। लैटिन लोग एटोमोस वर्ड यूज करते थे, लैटिन लैंग्वेज का ये वर्ड है एक ऐसे सब्सटेंस के लिए जो इतना छोटा है कि उससे छोटा कुछ नहीं है। 1808 में ये एटोमोस एटम बना जब 1808 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन डॉल्टन ने अपनी थ्योरी में एटम का जिक्र किया, एटोमोस का जिक्र किया। इस बार उसने एटोमोस वर्ड यूज नहीं किया, एटम वर्ड यूज किया, राइट। ओके, ये जो एटोमोस वर्ड है, या मैं ये कहूं कि एक एटम की जो थ्योरी है, ओके, कि हर चीज छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनी है और वो चीज इतनी छोटी है कि उससे छोटा कुछ नहीं है। इसका जिक्र हमारे इंडियन माइथोलॉजी में भी मिलता है। हमारे एक ऋषि हुए कणाद, उन्होंने एक वर्ड यूज किया परमाणु। अणु का मतलब होता है छोटा, परम मतलब एक्सट्रीमली छोटा, राइट। जो बहुत छोटा है उसके लिए कणाद ने परमाणु वर्ड यूज किया था, राइट। जो आज भी हम करते हैं, परमाणु, एटम को हिंदी में परमाणु कहा जाता है। खैर, तो वहां पे मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमारे यहां भी इस पर थ्योरीज हुई है, बट ये अलग बात है कि वो बहुत ज्यादा फेमस नहीं हुई। ओके, इस एटम की जो थ्योरी है, राइट, हर चीज छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती है, राइट। ये जो थ्योरी है मॉडर्न साइंस में ये जॉन डॉल्टन ने दी 1808 में, राइट बच्चों। ओके, तो हम एक बार जॉन डॉल्टन की थ्योरी पे नजर डालते हैं, उन्होंने क्या कहा था। तो बच्चों देखिए, डॉल्टन्स ने एटम्स के बारे में क्या बताया। एटम्स के बारे में उसने जो बताया वो तकरीबन बातें गलत थी, बट उसकी उन्हीं गलत बातों को नींव बनाकर हमारी साइंस वहां तक पहुंची जहां आज हम हैं, राइट। हम ये पढ़ रहे हैं इसलिए नहीं क्योंकि डॉल्टन ने गलतियां की थी, नो, बिकॉज एट दैट टाइम बिना किसी बड़े साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के हम बहुत ज्यादा डेवलप नहीं थे। हम का मतलब मैं ह्यूमन रेस की बात कर रहा हूं, मैं मानव जाति की बात कर रहा हूं। वो उस टाइम बहुत ज्यादा डेवलप नहीं थी, हमारे पास बड़े इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, राइट। इन्हीं चीजों के अभाव के बावजूद भी उन्होंने जो बताया वो बहुत लाजवाब था। तो उन्होंने एटम्स के बारे में क्या बताया वो गलत थी, बट याद रखना उनकी इन्हीं गलत बातों को सही करते करते हम आज तक यहां पहुंचे हैं। शायद वो गलत बातें ना होती डाल्टन की तो आज हम यहां पे भी ना होते। डाल्टन ने सबसे पहले कहा कि हर चीज छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल्स। इनडिविजिबल मतलब जिनको डिवाइड ना किया जा सके, जिनको तोड़ा ना जा सके, और उन इनडिविजिबल पार्टिकल्स को उन्होंने एटम कहा, राइट। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को बनाया या खत्म नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू डॉल्टन। जैसे उनके कहने का मतलब यह था कि कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स अपने आप को रीअरेंज करते हैं। एटम्स जितने रिएक्टेंट में हैं उतने ही प्रोडक्ट में रहते हैं, राइट। उनकी अरेंजमेंट बदल जाती है, बट नंबर ऑफ टोटल एटम्स जितने रिएक्टेंट में हैं उतने ही प्रोडक्ट में मिलेंगे। किसी भी मतलब वो सिंपल ये कहना चाहता था कि इंसान ना तो एटम को बना सकता है ना खत्म कर सकता है। ओके, अगली बात सुनिए। एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में जब रिएक्शन होती है तो पुरानी चीजें खत्म हो जाती है, नई चीजें बन जाती है। तो वो नई चीजें बनना, पुरानी चीजें खत्म होने का जो काम है, राइट, वो एटम्स करते हैं, राइट। तो एटम्स इज द, और उस रिएक्शन में जो सबसे छोटा पार्टिकल है जो रिएक्शन कर रहा है वो एटम है अकॉर्डिंग टू डॉल्टन। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। कहने का मतलब ये था कि अगर आपने
दो एलिमेंट लिए और दोनों एक जैसे हैं, या मैं ये कहूं जैसे मान लो ये आयरन है, सपोज ये आयरन का टुकड़ा है और मैंने इसको तोड़ दिया, राइट, तो ये दोनों ही आयरन है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन जिन एटम से मिलकर ये बना है उन्हीं एटम से मिलकर ये बना है, राइट। इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं, इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सब का साइज, शेप, मास एग्जैक्टली सेम है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। जैसे आपने एक गिलास पानी लिया तो पानी वो जो आपको दिख रहा है गिलास में वो H2O का ढेर है, वहां बहुत सारे H2O भरे पड़े हैं उस गिलास में, जिसे आप ये कह रहे हो कि ये पानी से भरा हुआ है। एक्चुअली वो वहां पे क्या बन गया, एक पाइल्स है, मतलब एक हम कह सकते हैं ढेर लगा हुआ है H2O के मॉलिक्यूल्स का, राइट। और हर H2O का मॉलिक्यूल एग्जैक्टली सेम है, राइट। हम ये नहीं कह सकते कि आधे H2O ऐसे हैं आधे H2O ऐसे हैं, नहीं। अगर वो आपको एक जैसा दिख रहा है तो उसके अंदर के एटम्स एग्जैक्टली सेम है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एटम्स ऑफ द सेम, ओके, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट साइज एंड डाल्टन ये कहना चाहता था अगर आपको दो चीजें अलग अलग दिख रही है तो इसके अलग अलग दिखने की वजह है कि उसके अंदर के एटम्स अलग अलग हैं, राइट। एक हाथ में आपके लकड़ी है और एक में लोहा, तो लकड़ी है और लोहा Ame2 से लोहा लकड़ी जैसा नहीं है और लकड़ी लोहे जैसी। इसका रीजन ये है कि लोहे के अंदर के जो एटम्स हैं, Fe के जो एटम्स हैं, वो लकड़ी के अंदर प्रेजेंट एटम्स से अलग हैं। दो अलग अलग दिखने वाली चीजों के एटम्स एग्जैक्टली अलग होंगे, राइट। उनमें कोई समानता नहीं होगी, ना उनके एटम्स का साइज एक जैसा होगा, ना उनका मास एक जैसा होगा, ना उनकी शेप एक जैसी होगी। ओके, सो atoms of different element have different size, shape and mass. Atoms of different element combines in a fixed ratio, in a fixed whole number ratio. I'm sorry, यहाँ whole number आएगा। Atoms of different elements combined in a fixed whole number ratio to form compounds. मतलब जैसे H2O बनता है, तो H2O बनता है तो H2O बनते टाइम दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम, राइट, मिले और तब वाटर बना है। तो ये कहना चाहता था कि एटम्स ऑफ कंबाइंस इन ए फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म ए कंपाउंड। जो एक कंपाउंड हमें मिला है इसमें फिक्स है, मतलब जैसे वाटर है तो वाटर में फिक्स है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उतने ही रहेंगे। मतलब वो ये कहना चाहता था कि कोई कंपाउंड आपके पास है तो उसमें हमेशा से एटम्स का जो कॉम्बिनेशन है वो फिक्स रहेगा। मतलब हर पानी में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होगा। हर पानी से मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि बारिश का पानी अलग हो, राइट, और कुएं से निकला पानी अलग हो। ओके, डाल्टन ये कहना चाहता था। ओके, आज के टाइम में ये बहुत छोटी बात लगती है हमें, बट एट दैट टाइम, मैं 1805 की बात कर रहा हूं, राइट, एट दैट टाइम ये बहुत बड़ी बात थी, राइट। उस टाइम हमें लगता था कि कंपाउंड अलग अलग होते हैं, पानी अगर धरती से निकला है तो उसका टेस्ट अलग है, बारिश का पानी अलग है, राइट, तो इनका फॉर्मूला भी अलग अलग होगा। बट डाल्टन ने बताया कि एक जैसे कंपाउंड के अंदर के एटम्स होल नंबर रेशियो में कंबाइन होते हैं। ये होल नंबर भी जरूरी है, मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई कंपाउंड आप ऐसा देखो Fe 0.980, ऐसा नहीं होगा। हालांकि ऐसा होता है, ऐसे फॉर्मूले आप देखोगे आगे, बट 1805 में डाल्टन को ऐसा नहीं लगता था। उसके अकॉर्डिंग हमेशा जब भी एटम्स कंबाइन होंगे, कंपाउंड बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, वो हमेशा होल नंबर रेशियो में ही कंबाइन होंगे। और बात भी सही है भाई, Fe 0.98 का मतलब कि Fe का एक एटम नहीं है, एक को थोड़ा सा तोड़ दिया, जबकि डाल्टन ये कह रहा है कि एटम्स को तो तोड़ा ही नहीं जा सकता। इस फॉर्मूले से तो ऐसा ही लग रहा है कि Fe एक नहीं है, एक से थोड़ा सा कम है, राइट। एक से थोड़ा सा कम कैसे हो सकता है जब एटम को तोड़ा ही नहीं जा सकता, राइट। तो वो अपनी इसी बात की एप्लीकेशन है, ये मैं कह सकता हूं। जो ये बात है इसी को हमने और ब्रॉड कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया, तब ये स्टेटमेंट आई है कि हमेशा वो होल नंबर रेशियो में ही कंबाइन होंगे, पॉइंट्स में कंबाइन नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जिसके बाद हम आगे बढ़े और 1911 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में हमने बड़ी बड़ी इन्वेंशंस देखी, बट उन सब का आधार डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी था। ठीक है बच्चों, आई होप आप इसे नोटबुक में जल्दी से उतार लेंगे। पॉज कीजिए इसे। हेलो
हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब तक हमने मोल के बारे में जाना। एक्चुअली मोल तो बाद में आया था, पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर को हमने पहले आया था। बच्चों, कैथोड रे वो बेस था जिसके बाद हम इलेक्ट्रॉन तक पहुंचे, जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन से मिले। राइट, तो देखिए कैथोड रे का इन्वेंशन कैसे हुआ। इन 1879 एक साइंटिस्ट थे विलियम क्रुक। वो कंडक्शन देख रहे थे। वो ये देख रहे थे कि दो प्लेट के बीच मैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब विलियम क्रुक दो मेटेलिक प्लेट के बीच इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, विलियम क्रुक, उन्होंने ऐसा कैसे किया या वो कैसे कोशिश कर रहे थे इसकी? उन्होंने एक ट्यूब ली। राइट, ट्यूब लेके उन्होंने एक मेटल की प्लेट ली, उसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और दूसरी प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। राइट, ये बड़ा जो लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल को दिखाती है, छोटा जो लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल को। बैटरी पे नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं। राइट, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी थी प्लेट, हमने उसे कैथोड नाम दिया। कैथोड, ये कैथोड है। राइट, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी थी, राइट, हमने उसे एनोड नाम दिया। ये राइट वर्ड बहुत ज्यादा निकलता है, सॉरी बच्चों। तो ये जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो प्लेट जुड़ी थी, हमने उसे कैथोड नाम दिया, और जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो प्लेट जुड़ी थी, हमने उसे एनोड नाम दिया। याद रखना बच्चों, इनमें कुछ खास नहीं है। पर खास क्या है कि ये किस टर्मिनल से जुड़ी है। ओके, तो क्रुक देख रहा था कि क्या इनके बीच कुछ इलेक्ट्रिसिटी, कुछ रिलेशन बन सकता है। राइट, स्टार्टिंग में उसने देखा इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है। उन्होंने वोल्टेज को बढ़ाया, मतलब बैटरी को और ज्यादा किया, और ज्यादा बैटरी लगाई, बट स्टिल ही फाउंड कुछ नहीं हो रहा। ओके, फिर उन्हें लगा कि कुछ तो होना चाहिए इतनी हाई वोल्टेज पे। उन्होंने सोचा कि इनके बीच कुछ ऐसा है जो इन दोनों को मिलने से रोक रहा है, और वास्तविकता ये थी कि यस, इन दोनों के बीच कुछ ऐसा था, और वो चीज थी एयर एक इंसुलेटर है। राइट, एयर एक इंसुलेटर है। जैसे बिजली के वायर के ऊपर लगा हुआ रबर, लगा हुआ प्लास्टिक आपको करंट से बचाता है, आपके और वायर के बीच में वो दीवार का काम करता है, वैसे ही इन दोनों के बीच ये एयर दीवार का काम कर रही थी। इन दोनों के बीच कुछ इलेक्ट्रिसिटी, कुछ रिलेशन बने, बट वो एयर बनने नहीं दे रही थी। तो क्रुक ने यहां से एयर को निकालना स्टार्ट किया वैक्यूम पंप से। राइट, एक वैक्यूम पंप लिया। वैक्यूम पंप ऐसा होता है जैसे जैसे हवा खींचता है वो कहीं से। राइट, तो वैक्यूम क्रिएट करता है। ओके, तो वैक्यूम पंप लगाया और यहां से एयर को निकालना स्टार्ट किया। ओके, जब यहां से एयर निकल रही थी तो ही फाउंड कि इनके बीच कुछ हो रहा था। ओके, जब एयर यहां से बाहर निकल रही थी तो अंदर का प्रेशर कम होने लगा। ओके, ऑब्वियसली अंदर का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि एयर नहीं है। जब गुब्बारे में अगर आपने हवा भरी हुई है तो अंदर का प्रेशर हाई होगा, बैलून फूल जाएगा, बट उसी हवा को अगर आप निकाल दो तो अंदर का प्रेशर कम होगा ना। तो उन्होंने जब वैक्यूम पंप से एयर को निकाला जो इन दोनों के बीच दीवार का काम कर रही थी, तो उसने देखा कि इस ट्यूब के अंदर का प्रेशर कम होता गया। ओके, और ये घटकर 10⁻⁹ mm ऑफ Hg तक हो गया, मतलब बहुत लो प्रेशर हो गया। आपको वैल्यूज ना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, बस लॉजिक समझना है। तो अंदर का प्रेशर बहुत लो हो गया। देन ही फाउंड कि कुछ रेज निकलकर कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है। कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है। उन्होंने यहां पे पीछे जिंक सल्फाइड की कोटिंग की, जिंक सल्फाइड ZnS। ओके, इसका फायदा यह हुआ कि जब कैथोड रे यहां से यहां जा रही थी, तो जब वो इस जिंक सल्फाइड से टकराई, कौन? कैथोड, तो यहां पे फ्लोरिसेंस क्रिएट हुआ।
FLUOROSCENC, फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस मतलब लाइट, वहां हल्की सी लाइट दिखाई दी, जैसे कैथोड रे जिंक सल्फाइड से टकराती, राइट, वहां उसने लाइट ऑब्जर्व की क्रूक ने, राइट। अब तक जो कर रहा है क्रूक कर रहा है अपने कैथोड रे। पता नहीं आपने देखी या नहीं देखी, बट मैंने देखी है। पहले जो टीवी आते थे, टीवी जिनका पीछे से पेट निकला हुआ होता था, राइट, वो जो टीवी होते थे, वो पीछे उनके कैथोड ट्यूब होती थी। ओके, कैथोड ट्यूब होती थी, कैथोड वहां से कैथोड रेज निकलती थी और जो टीवी स्क्रीन होती थी वहां टकराती थी, और उसके टकराने से वहां लाइट्स, या मैं कहूं वो पिक्चर जो दिखती थी, उन्हीं कैथोड रे के टकराने से दिखती थी। आज जो टीवी आ रहे हैं वो एलसीडी या एलईडी आ रहे हैं, उनमें कैथोड रे या सॉरी कैथोड ट्यूब नहीं है, राइट, कैथोड ट्यूब नहीं है। तो पहले के जो टीवी थे वो कैथोड रे बनती थी उनमें, उनकी वजह से वो टीवी पे हमें स्क्रीन पे पिक्चर दिखाई देती थी। तो कैथोड रे जब यहां से गई तो जैसे ही वो यहां से सीधी निकलती, यहां पे टकराती, तो हमें फ्लोरेसेंस मिलती, हमें चमक दिखाई देती। ओके, राइट। तो यहां से कैथोड की इन्वेंशन हुई, कैथोड रे की इन्वेंशन हुई। आज भी हम इस ट्यूब को क्रूक ट्यूब कहते हैं, राइट, आई एम सॉरी, क्रूक्स ट्यूब कहते हैं इस ट्यूब को। इसी कैथोड रे पे काम करते हुए जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का पता लगाया, राइट। लेट्स फाइंड आउट उन्होंने इलेक्ट्रॉन का पता कैसे लगाया। देखिए बच्चों, क्रूक के एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए इन 1897 आई थिंक, इन 1879 या 1897 जे थॉमसन ने कुछ प्रॉपर्टीज बताई, किसकी, कैथोड रेज की। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए इस पे और इसके बारे में काफी कुछ बताया, कैथोड रेज के बारे में। ओके, जरा देखिए उन्होंने क्या क्या देखा। सबसे पहले यहाँ पे हमने पाया कि कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही, आई एम सॉरी नॉट इलेक्ट्रिसिटी, इन दोनों के बीच कुछ कंडक्शन क्रिएट नहीं हो रहा, ये एक दूसरे की तरफ बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं हो रही। क्या है इन दोनों के बीच में, एयर। तो हमने यहाँ वैक्यूम पंप लगाया और वैक्यूम पंप से उस एयर को बाहर निकाला, इससे प्रेशर बहुत लो हो गया ट्यूब के अंदर। इस ट्यूब को मैं क्रूक्स ट्यूब कहूंगा हर बार। ओके, और यहां पे हाई वोल्टेज दिया। हाई वोल्टेज से मेरा मतलब है 10 kV टू 20 kV, मतलब 10,000 वोल्ट से 20,000 वोल्ट, इतना हाई वोल्टेज। बीच में कुछ है नहीं, आई एम सॉरी, कुछ है बट बहुत थोड़ा है, कुछ एक गैस के मॉलिक्यूल्स हैं बस। हम चाहकर भी सारी गैस को बाहर नहीं निकाल सकते, राइट। तो कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स तो वहां रह ही जाएंगे। ओके, और जब गैस बहुत कम बचेगी तो अंदर का प्रेशर बहुत लो हो जाएगा। एट दिस लो प्रेशर, एट दिस हाई वोल्टेज, we observed, Thomson observed, Crookes observed, something are moving from cathode। ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ है तो ये कैथोड है। Something are moving, coming from cathode and moving toward anode, right। इन रेज को उन्होंने नाम दिया कैथोड रेज, क्रूक ने, क्योंकि ये कैथोड से निकल रही थी, राइट। तो उन्होंने इनको नाम दिया कैथोड। इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज बड़ी इंटरेस्टिंग थी, जैसे कैथोड रे के रास्ते में अगर हम कुछ रख देते थे, कुछ कागज वगैरह रख दें या कोई भी सब्सटेंस रख दें, तो उसकी शैडो बनती थी। मतलब यहां पे हमने कुछ रख दिया, आगे एक प्लेट लगा दी, तो उस प्लेट पे हम देखते थे उसकी परछाई बन रही है इसकी, राइट। ओके, तो इससे हमें यह पता लग रहा था कि कैथोड रे मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, कैथोड रे सीधी चलती है, क्योंकि जब कोई चीज सीधी चलेगी तभी तो उसकी परछाई बनेगी। अगर लाइट आपसे टकरा के मुड़ के फिर आपके पीछे से जा रही है तो इससे आपकी शैडो क्रिएट नहीं होगी। ओके, अगर आपकी शैडो क्रिएट हो रही है तो इसकी वजह यह है कि लाइट की एक प्रॉपर्टी जो ये है कि वो सीधी चलती है, इसकी वजह से आपको शैडो दिखाई देती है, परछाई दिखाई देती है। ओके, ऐसा ही हमने कैथोड रे के केस में देखा। कैथोड रे क्रिएट्स शैडो, मतलब वो परछाई बनाती है। ओके, कैथोड रे के रास्ते में अगर मैं कोई बहुत हल्का व्हील रख दूं, मतलब एक छोटा सा ये लगा लो कि कागज रख दूं, जैसे हम वो घुमाते थे, ऐसा कुछ घूमने वाली चीज रख दूं, तो कैथोड रे उसको घुमा रही थी। इससे क्या पता लगता है, इससे यह पता लगता है कि कैथोड रे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। बच्चों, इस यूनिट में हम बहुत ज्यादा बात करेंगे दो चीजों की, पार्टिकल एंड वेव। जब आप बल्ब ऑन करते हो,
लाइट ऑन करते हो तो बल्ब से वेव्स निकलती हैं। क्या वेव्स किसी चीज से टकराकर उसे धकेलती है? क्या बल्ब जलाते ही आपको झटका लगता है क्योंकि लाइट आपसे टकरा गई? नो, राइट। बट अगर उसी बल्ब में सपोज कुछ ऐसा होता, फाउंटेन टाइप होता, वहां से पानी बाहर निकल रहा होता तेजी से, तो बिल्कुल पानी, अगर आप उसके सामने रहते तो पानी आपसे टकराता और आप पीछे की तरफ वो आपको धकेलता, राइट। तो वेव्स जब किसी चीजों से टकराती है तो उसको धकेलती नहीं है, पुश नहीं करती, राइट, बट पार्टिकल करता है। ओके, इस बात से क्या पता लगा कि कैथोड रे जब चल रही थी तो उसके रास्ते में आने वाले किसी व्हील को वो घुमा रही थी। इससे हमें यह पता लगा कि कैथोड रे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। ओके बच्चों, इसके बारे में हम लिखेंगे, बट फिलहाल आप सुनते रहिए। जब हमने कैथोड रे के रास्ते में एक पॉजिटिव और नेगेटिव एक और प्लेट लगा दी, एक और प्लेट, इन प्लेट्स के अलावा दूसरी बैटरी लेके आए, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट लगा दी हमने, तो हमने पाया कि कैथोड रे पॉजिटिव की साइड टर्न करने लगी। मतलब वो जा रही थी, जैसे ही उन्होंने पॉजिटिव देखा उसके साइड वो मुड़ गई, वो नेगेटिव के साइड नहीं मुड़ी, वो पॉजिटिव के साइड मुड़ गई। इससे हमें पता लगा कि कैथोड रे पे नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, तो कैथोड रे पे नेगेटिव होने का आभास हमें ऐसे हुआ। ओके, हमने एक और काम किया, हमने इस बार यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। अगर आपने पढ़ा हो 10th में, नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है मैग्नेटिक फील्ड में, राइट। मैग्नेट में नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होता है। तो फ्लेमिंग्स रूल में शायद आपने ये भी पढ़ा होगा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल। ओके, तो जब कैथोड रे जा रही थी तो वो नॉर्थ पोल के साइड डेविएट हो रही थी। इससे हमें और कंफर्म हो गया कि कैथोड रे जिनसे मिलकर बनी हुई है उन पे चार्ज है, वो पार्टिकल चार्ज्ड है, वो न्यूट्रल नहीं है। ओके बच्चों, कैथोड रे सीधे ट्रैवल करती है क्योंकि उनकी शैडो बनी। कैथोड रे पे चार्ज है क्योंकि वो पॉजिटिव की तरफ डेविएट हो गई। एक दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरी बैटरी लगाई जिसपे पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट लगाया, कैथोड रे उस पॉजिटिव की तरफ टर्न ले गई। इससे हमें पता लगा कि कैथोड रे पे नेगेटिव चार्ज है, राइट। कैथोड कैन आयनाइज द गैस, राइट, हैव आयनाइजिंग प्रॉपर्टी। इस लाइन का क्या मतलब है जरा देखिए, मैं इसको हटा रहा हूं। देखो बच्चों, ये कैथोड रे है, राइट। कैथोड रे बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, उनके अंदर काफी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। अरे भाई, काइनेटिक एनर्जी थी तभी तो उस एनर्जी की वजह से उन्होंने उस व्हील को घुमा दिया, अपनी एनर्जी उस व्हील को दे दी और वो व्हील घूमने लगा, राइट। तो कैथोड रे बहुत तेजी से ट्रैवल करती है, राइट। दे हैव काइनेटिक एनर्जी, कैथोड रे के पास। ओके, तो हम बात कर रहे थे, यस, दे हैव आयनाइजिंग प्रॉपर्टी। इस लाइन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। कैथोड हैव आयनाइजिंग प्रॉपर्टी। जैसे बच्चों, उस ट्यूब में कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स थे, ये मत कहना सर वो बाहर निकाल दिए थे। मैंने आपसे कहा था कि सारे गैस के पार्टिकल्स हम बाहर नहीं निकाल पाए, कुछ मॉलिक्यूल्स गैस के अंदर ही रह गए। ओके, तो जब कैथोड रे इससे टकराई तो ये गैस किससे बनी होगी? एटम्स या मॉलिक्यूल्स, राइट। मान लो ये हाइड्रोजन है, H2 गैस है, राइट। अब हाइड्रोजन गैस में इलेक्ट्रॉन है। ओके भाई, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में, एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कैथोड रे जब आई तो इसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। अब अगर H2 का इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब ये न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एग्री ना? अगर ये पेन न्यूट्रल है क्योंकि इसके अंदर जितने नेगेटिव उतने पॉजिटिव है। अगर मैं एक नेगेटिव निकाल दूं तो इसमें नेगेटिव कम हो गया, पॉजिटिव ज्यादा हो गए, पहले दोनों बराबर थे, तो अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। तो ये जब भी किसी पे चार्ज आता है तो हम कहते हैं वो आयन बन गया, राइट। तो कैथोड रे हैव आयनाइजिंग प्रॉपर्टी, मतलब वो उसके रास्ते में आने वाली गैस को आयनाइज कर देती है। ओके, और एक और इंटरेस्टिंग बात बच्चों, इसको इसने आयनाइज कर दिया, इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला, ये इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेकर किसकी तरफ जाने लगी? एनोड की तरफ। ये कैथोड था, ये एनोड ट्यूब में। तो जब ये यहां से निकली कैथोड, तो पता नहीं क्या था, बट उसे रास्ते में साथी मिल गए और वो साथी थे इलेक्ट्रॉन। ओके, राइट, वो साथी थे इलेक्ट्रॉन। अभी हमें नहीं पता कैथोड किससे मिलकर बनी हुई है,
राइट। फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं कि उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है। ओके बच्चों, तो ये सारे बिहेवियर्स के बारे में हमने जाना। पहले आप समझे, उसके बाद हम लिखेंगे। जे थॉमसन ने ये सारी बातें हमें बताई, राइट। बट एक और बात जिसकी वजह से वो रातों रात हिट हो गया, वो ये थी बच्चों कि उसने ये बताया कि कैथोड रे जिन पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है उनका चार्ज बाय मास रेशियो कितना होता है? चार्ज बाय मास रेशियो 1.7 इंटू 10⁻⁻, आई थिंक 11। चार्ज की यूनिट कूलम, मास की किलोग्राम। सॉरी, मुझे वैल्यू एक बार देखनी पड़ेगी। राइट, एक सेकंड में। या 10⁻³ 3 - 3, यस यस 8 है, वो 8 ग्राम है वहां, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया कि कैथोड रे जिन पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, ध्यान से समझना, ये शायद बात आपको थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगे, कि कैथोड रे जिन पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है उन पे चार्ज और उनका मास का जो रेशियो है वो ये है। चार्ज की यूनिट होती है कूलम, मास की किलोग्राम। अब अपनी बुक में देखोगे 1.7 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम, मैंने यहां किलोग्राम में लिखा है। ओके, दोबारा समझिए बच्चों, जैसे ये कैथोड रे से निकल रहा है, राइट। मुझे ना तो इसका चार्ज पता है कि इस पे चार्ज कितना है, मतलब कितने कूलम है, प्लस है माइनस है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये माइनस नेगेटिवली चार्ज है, राइट। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ मुड़ गया था। पर मुझे ये नहीं पता कि इस पे चार्ज कितने कूलम है, राइट। ना ही मुझे ये पता है कि इसका मास क्या है, इसकी ये कितने ग्राम का है। अगर मुझे पता है तो ये कि इसका जितना भी चार्ज है और जितना भी मास है उसका रेशियो 1.7 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम है। जैसे जैसे मेरे पास सपोज x बाई वाई 16 है, ना तो मुझे ये पता कि x कितना है, ना ये पता है y कितना है, बस ये पता है कि x बाई वाई 16 है। अब x 32 भी हो सकता है, ये 2 हो सकता है, राइट। ये 64 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, इसका वैल्यू भी यही आएगा, राइट। तो ऐसे ही थॉमसन इस बात के लिए बड़ा फेमस हुआ। थॉमसन को ना तो ये पता था कि कैथोड जिनसे मिलकर बनी हुई है, जिन पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, उसे ये पता था कि वो पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है क्योंकि वो व्हील को घुमा रही थी, राइट। बट उसे ना तो ये पता था कि उन पार्टिकल्स का चार्ज कितना है, ना ये पता था मास कितना है। बट उसने अपने एक इंस्ट्रूमेंट, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू चार्ज और मास, उसके चार्ज और मास का रेशियो निकाल दिया, जो कि आया 1.7 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। ओके, फिर एक साइंटिस्ट आए मूलिकन, अभी लिखेंगे बच्चों, बस थोड़ी देर समझिए। फिर एक साइंटिस्ट आए मूलिकन। मूलिकन ने इलेक्ट्रॉन, इसे चार्ज को ना हम आगे से ई से दिखाएंगे। ई स्टैंड्स फॉर चार्ज, राइट, एम स्टैंड्स फॉर मास। मूलिकन ने ई की वैल्यू निकाल दी, मतलब कैथोड रे जिन पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, राइट, कैथोड रे जिन पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है उन पार्टिकल्स का चार्ज निकाल दिया मूलिकन ने, जो कि आया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, मूलिकॉन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इन सारे एक्सपेरिमेंट की बात हम बाद में करेंगे, फिलहाल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। उन्होंने कैसे निकाला ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल उन्होंने निकाला, क्या प्रूव किया, ये जानना आपके लिए जरूरी है। ओके, तो उन्होंने, थॉमसन ने क्या निकाला? चार्ज बाय मास, E बाई एम, उस पार्टिकल का रेशियो निकाल दिया चार्ज और मास का, राइट। मूलिकन ने चार्ज निकाल दिया और हम बड़ी आसानी से मास निकाल पाए। उस टाइम मूलिकन ने जो वैल्यू निकाली थी वो थी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आज के दिन हम 1.60123 आज हमारे पास ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू है। खैर, भाड़ में जाए एक्यूरेसी, हमें सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस करना है, राइट। और वैल्यू को अगर आप राउंड ऑफ करके भी याद रखते हो तो भी आप पार हो, पार मतलब कामयाब हो जाओगे। बट फिलहाल आपको वैल्यूज थोड़ी बहुत तो जरूर याद रखनी पड़ेगी। जैसे इलेक्ट्रॉन, उस पार्टिकल पे जो चार्ज था वो था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम,
ठीक है बच्चों, तो यहां से हम मास निकाल पाए। इलेक्ट्रॉन का मास आया 9.1 इंटू 10⁻31 ग्राम, राइट। किलोग्राम की बात करूं तो -28 किलोग्राम। ओके, तो हम मास निकाल पाए, मूलिकन ने चार्ज निकाला, थॉमसन ने E/m चार्ज बाय मास रेशियो निकाला, राइट। ये मास किसने निकाला? हमने। चार्ज बताने किसने निकाला? E/m बताने किसने निकाला, बट मास आपने निकाला है। ओके, तो मे भी आपका भी नाम आगे आए, आगे किताबों में देखने को मिले, बट फिलहाल तो E/m चार्ज बाय मास रेशियो थॉमसन ने निकाला, मूलिकन ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज बता दिया। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात बच्चों, इलेक्ट्रॉन का नाम इलेक्ट्रॉन इसके बाद ही पढ़ा। इलेक्ट्रॉन का नाम इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रो वर्ड है, इलेक्ट्रो, राइट, इसके बाद ही, क्योंकि मूलिकन ने जब वो चार्ज निकाल दिया, राइट, चार्ज निकाल दिया, तो हमने कहा कि कैथोड रे जिनसे मिलकर बनी हुई है उनको हम इलेक्ट्रॉन कहेंगे। इससे हमारे सामने पहली बार जिक्र आया इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन क्या था? वो छोटे पार्टिकल जिनसे कैथोड बनी हुई थी। कैथोड जिन पार्टिकल से मिलकर बनी हुई थी, हमने उनको इलेक्ट्रॉन कहा। इलेक्ट्रॉन क्यों कहा? जरा ये देखो, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, और आप माने ये पार्टिकल जो कैथोड में प्रेजेंट था वो पहला पार्टिकल था जिसपे हमें पता लगा कि इस चार्ज है इस पे। मतलब वो चार्ज पार्टिकल जो सबसे पहले इंसान ने इन्वेंट किया, राइट, वो कैथोड से बना, या कैथोड जिससे बना हुआ था वो पार्टिकल था। तो हमने कैथोड जिस पार्टिकल से मिलकर बना हुआ था, हमने कहा अरे तू तो वही है जिसपे चार्ज है, अरे तू तो वही है जिसपे इलेक्ट्रो है, राइट। यहां से हमने उसका नाम रखा इलेक्ट्रॉन। ओके बच्चों, तो यहां से इलेक्ट्रॉन आया, तो इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज होता है, याद रखना बच्चों। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, राइट, इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज, राइट। तो पहला पार्टिकल जिसपे हमने चार्ज देखा वो इलेक्ट्रॉन था। देखिए बच्चों, थॉमसन ने जो भी कैथोड रे के बारे में हमें समझाया या खुद जाना, वो क्या था कि दे प्रोड्यूस ए शैडो ऑफ ए सॉलिड ऑब्जेक्ट प्लेस इन देयर पाथ। कैथोड रे जब चल रही थी, अगर आपने कुछ रख दिया तो उसकी शैडो बन रही थी, राइट। तो हम कह सकते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं कैथोड रे। इट कैन रोटेट ए लाइट व्हील, कुछ हल्का अगर उसके रास्ते में आ गया तो उसे टकराकर वो उसे घुमाने लग जाएगा कैथोड रे, राइट। इससे पता चलता है कि वो मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बना है, उसके अंदर कुछ छोटी छोटी चीजें हैं कैथोड के अंदर जिनसे मिलकर वो बनी हुई है। कैथोड रे हैव आयनाइजिंग प्रॉपर्टी, जैसा कि हमने कहा, अपने रास्ते में आने वाली किसी भी गैस के इलेक्ट्रॉन निकालकर, क्योंकि इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, वो एनर्जी वो गैस को देती है और गैस से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, राइट। उन इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेकर एनोड के साइड चल पड़ती है। कैथोड रे कैरी नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वो पॉजिटिव की तरफ डेविएट हो गई तो उससे हमें पता चला कि कैथोड रे पे नेगेटिव चार्ज होता है। कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, जो हमें पहले भी पता लग गया था, क्योंकि वो व्हील को घुमा रही थी तो उसमें कुछ छोटी चीजें ऐसी हैं, वो वेव नहीं है, वो तरंग नहीं है, उनमें पार्टिकल्स हैं, राइट। हमें इन एक्सपेरिमेंट से ये भी पता लगा। दे प्रोड्यूस एक्सरे आफ्टर, यस, एक्सरे, जब कैथोड रे के रास्ते में कोई हाई एटॉमिक नंबर वाली मेटल्स लाइक टंगस्टन, जिनका एटॉमिक नंबर हाई होता है, ऐसी मेटल रख दी जाती है, तो जैसे ही कैथोड उन मेटल से टकराती है, उस मेटल से एक्सरे निकलने लगता है, राइट। एक्सरे, वही एक्सरे जिससे हम हड्डियां वगैरह देखते हैं, जिसे सबसे पहले रोंटेगन ने बताया था, उन्हें फिजिक्स का फर्स्ट नोबेल प्राइज भी मिला एक्सरेज के लिए, राइट। तो कैथोड रे एक्सरे प्रोड्यूस करती है जब वो किसी हाई एटॉमिक नंबर वाली मेटल से टकराती है, ठीक है। ओके, इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं दे हैव हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट मतलब जब वो, अगर उसके रास्ते में कोई फॉइल रख दी, जैसे एल्यूमिनियम की फॉइल अगर हम कैथोड के रास्ते में रख दें, राइट, जहां कैथोड रे जा रही है, तो कैथोड रे उनसे टकराकर उस फॉइल को गर्म कर देती है, राइट। एक और बात बच्चों, कैथोड रे हैव पेनिट्रेटिंग पावर, मतलब वो, अगर आपने हल्की फॉइल ली है
तो उस फॉइल को पेनिट्रेट कर देती है, उसमें से पार निकल जाती है। ओके, हल्की फॉइल अगर आपने ली है तो ये था बच्चों। अच्छा, एक और बात, इस एक्सपेरिमेंट ने एक और बात हमें समझाई, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी बच्चों मेरे लिए तो, और शायद आपके लिए भी। थॉमसन ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसने बार बार ये एक्सपेरिमेंट दोहराया, और हर बार उसने अलग अलग गैसेस लेकर ये एक्सपेरिमेंट किया, राइट। या फिर मैं ये कहूं कि थॉमसन ने अलग अलग गैसेस को लेकर ये एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, राइट। पहले यहां हाइड्रोजन गैस के कुछ मॉलिक्यूल रह गए। ये मत कहना कि सर आप कह रहे हो गैस तो बाहर निकल चुकी है। मैं ये भी कह रहा हूं कि पूरे तरीके से गैस बाहर नहीं निकली, कुछ मॉलिक्यूल्स गैस के अभी भी अंदर हैं, राइट। कभी हाइड्रोजन गैस से एक्सपेरिमेंट किया, कभी ऑक्सीजन से, राइट, कभी नाइट्रोजन से। ओके, एक बार सारे मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के लिए, अगली बार ऑक्सीजन के लिए, फिर नाइट्रोजन के लिए, राइट। अलग अलग गैसेस को उस ट्यूब में भरा। थॉमसन ने हर बार सेम रिजल्ट मिला, हर बार सेम रिजल्ट पाया। हर बार कैथोड रे पे नेगेटिव चार्ज था, हर बार कैथोड का जो E/m था वो 1.7 इंटू 10⁻11 कूलम पर ग्राम, या सॉरी पर किलोग्राम था, राइट। हर बार थॉमसन को जो रिजल्ट मिल रहे थे वो सेम थे। अब आप कहोगे इसमें इंटरेस्टिंग क्या है? इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि थॉमसन ने हमें यह समझाया कि इस दुनिया की हर चीज में इलेक्ट्रॉन है। हर बार उसे सेम रिजल्ट मिल रहा, क्योंकि कैथोड तो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी हुई है। यानी हर सब्सटेंस में ये पार्टिकल प्रेजेंट है। कौन सा पार्टिकल? जिससे कैथोड बनी है, और वो पार्टिकल था इलेक्ट्रॉन। तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है। फंडामेंटल मतलब वो इस ब्रह्मांड का फाउंडेशन है। हर चीज में आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, राइट। ओके, हालांकि मैं कुछ ज्यादा बोल गया। हर चीज में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता। एक चीज ऐसी है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, वो है H पॉजिटिव। इवन ये भी थ्योरी है बच्चों कि इस ब्रह्मांड में सबसे पहले प्रोटॉन आया था, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सब उसके बाद आए। ओके, खैर जो भी है, बट थॉमसन ने तो हमें ये सारी बातें समझा दी कि हर दुनिया के हर सब्सटेंस में एक पार्टिकल है जिसको उसने इलेक्ट्रॉन नाम दिया, राइट। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की इन्वेंशन, याद रखो बच्चों, E/m थॉमसन ने निकाला, E मूलिकन ने निकाला। उसने मूलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, राइट। वो एक्सपेरिमेंट मूलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के नाम से फेमस है, राइट। मूलिकन और E/m की हेल्प से हम मास निकाल पाए इलेक्ट्रॉन का। ठीक है बच्चों, और कुछ और जानना चाहते हो आज थॉमसन के बारे में या कैथोड रेज के बारे में? और कोई बात कर सकते हैं हम? चलिए, खैर एक और छोटी सी बात। उस टाइम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एटम्स के अंदर होते हैं, न्यूट्रॉन, ये जानना बड़ी बात थी। एटम बहुत छोटा नहीं है ना? डाल्टन की उस बात से आप वाकिफ नहीं रखते ना अब तो, क्योंकि एटम्स के अंदर कुछ है, और जो एटम के अंदर है वो एटम से छोटा ही होगा ना, राइट। और जो एटम से निकाला जा सकता है, मतलब एटम को तोड़ा भी जा सकता है, उसमें से कुछ निकल सकता है, राइट, वो है इलेक्ट्रॉन। ओके, उस टाइम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ही हम मानते थे कि इन्हीं से मिलकर एटम बनता है। आज हम 35 पार्टिकल्स ऐसे जानते हैं जो एटम के अंदर मिलते हैं। आज हमारे पास 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ठीक है बच्चों, हम 35 पार्टिकल्स की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ 3 पार्टिकल्स पे अपनी पूरी यूनिट घुमाएंगे, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। थैंक यू बच्चों।